जो कारोबार बंद हुए हैं उनकी बंदिश की वजह से 1,80,00,000 अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। 7 करोड़ अफराद के खते गुर्बत से नीचे जाने का खदशा है। 10 लाख छोटे कारोबार जो हैं वो बंद हो जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि मजीद इसमें नरमी का फैसला भी किया जा रहा है। आपको लग रहा है ये फैसला बेहतर होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए? और आफ्टर कोरोना जो हमारे पास हालात बनते नजर आ रहे हैं, कैसे हम सस्टेन करेंगे? पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे जो है वो गुजारा कर पाएगी? थैंक यू सादिया। ये लॉकडाउन को नरम करना नागुज़ीर हो चुका है। जैसे कि आपने अभी बताया कि 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं छोटा सा इसमें ऐड कर दूं कि पाकिस्तान की मईशत में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसका 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर करता है और 20% जो है हुकूमत पाकिस्तान की एक्टिविटी है। 80% जो प्राइवेट सेक्टर करता है वो तमाम का तमाम मुतासिर हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से। और लगभग पाकिस्तान में 7 से 8 करोड़ लोग जो हैं रोज़ाना जो है माश के लिए, रोज़गार के लिए घर से निकलते हैं। और लगभग हर आदमी जो है जो भी माश के लिए निकलता है उसके सहारे जो है 3 से 4 लोग जो हैं या 5 लोग वो कमाता है और बाकी 4 से 5 लोग खाते हैं। ये जो 7 करोड़ का नंबर आया है कि गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे, वो इस तरीके से आया है कि अगर 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं और हर आदमी जो है 3 से 4 लोग उसके जो है ऊपर डिपेंडेंट है उसके खाने पीने पे, तो ये 7 से 8 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाते हैं। ये लगभग पाकिस्तान की आबादी का 35 से 38% बनता है। ये एक बहुत जिसे कहते हैं बड़ा इशू हो जाएगा कि अगर ये लोग गुर्बत के लकीर के नीचे आ जाएंगे और ये अगर इनको मुलाजमत या इनको काम नहीं मिलेगा तो ये सारा के सारा हुकूमत की इमदाद के मुंतजर होंगे। हुकूमत की इमदाद जो थी वो जो देनी थी उन्होंने दे दी, 12,000 रुपये फी खानदान वो दे चुके हुए हैं और वो अपनी तरफ से जो है जून तक का हिसाब किताब कर चुके हुए हैं। अगर अब हुकूमत अगली किस्त उनको जारी ना कर सकी और लॉकडाउन में नरमी ना करी तो मैं समझता हूं कि एक तो वो जो हम सुनते हैं कि कोरोना से नहीं लोग जो है भूख से मर जाएंगे, लेकिन वो मरने से पहले जो है 4 लोगों को मार के भी जाएंगे। हम ये देखेंगे कि लूट मार भी हो सकती है, हम ये देख सकते हैं कि कत्लो गारत भी हो सकता है। तो ये जो सूरत हाल है हमें यहां तक नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मुझे चंद लोगों ने 2-3 दिन में राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो घर में पैसे थे वो तो हमने खा लिए, अब हमारे पास थोड़ा सा सोना है वो हमारा बिकवा दें, हम कहीं बेच वो भी नहीं सक रहे। 1-2 लोगों ने कहा कि हमारे पास वैसे तो पैसे खत्म हो गए, हमारे पास कुछ डॉलर पड़े हुए 1,000-2,000 डॉलर, वो बिकवा दें। तो आप इसमें आप ये देखें कि कितनी इन्होंने अजीब हरकत की हुई है इस लॉकडाउन में कि इंसान अपनी कोई सेविंग बेच के भी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, खा पी नहीं सकता। ना सोनार की दुकान खुली है, ना मनी चेंजर की दुकान खुली है, ना उसके पास ना उसका कारोबार खुला हुआ है। तो आप उसको सिर्फ एक चीज पे मजबूर कर रहे हैं कि वो जो है कोई बदतमीजी करे या कुछ ऐसा करे जिससे कानून की खिलाफ वर्जी हो। तो ये थोड़ा सा इनको सोचना चाहिए कि अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, कारोबार लॉकडाउन की अगर आप इजाजत नहीं दे रहे, कुछ ऐसे जरिए बनाएं कि अगर किसी के पास कोई 10 ग्राम, 1 तोला, 10 तोला, 5 तोला सोना है वो बेचना चाहता है तो वो कहां बेचे जाके, या उसके पास कोई डॉलर है तो वो अगर वो बेचना चाहे तो वो कहां बेचे। यानी आप ये कह रहे हैं चीज कोई गाड़ी सही बात है कि एक तो ऑलरेडी जो हालात हैं कारोबार बंद होने की वजह से लोग जो हैं उनकी इनकम उस तरीके से नहीं रही है, तो ऑलरेडी सेविंग्स को खर्च करने पर आ गए। और सेविंग्स खर्च करने के लिए भी जो आपने मिसालें दी हैं कि उनके पास कोई सामान नहीं है, कोई ऐसे दुकानें नहीं खुली हुई हैं जहां पे वो ये काम कर सकें। आपका मानना ये है कि ये लॉकडाउन में नरमी अब नागुज़ीर हो गई थी। 219 अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब का थिंक टैंक है वो मुख्तलिफ तजावीज़ के साथ सामने भी आता है। अब उन्होंने सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ दी है, ये कितना काबिल अमल आपको लग रहा है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए वो जो एक मिसाल है ना कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो महंगी चीज भी सस्ती है, और अगर जेब में पैसे नहीं है तो सस्ती चीज भी महंगी है। ये सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह ये उस वक्त की बातें हैं जब कारोबार की इजाजत दी जाएगी, काम करने की इजाजत दी जाएगी। ये पेपर में बैठ के और ये एक हेडलाइंस बनाना, देखें अभी तो इस वक्त अगर आप वो सेल्स टैक्स 6 महीने के लिए मौखर भी कर दें और पुराने रेट पे भी चलें
तो कोई मसला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि भाई खुदारा हमें घर से काम के लिए जाने दो, बस हमें काम करने दो, और जो है ताकि हम इज्जत से जो है अपने घर में रोटी रोजी लेकर आएं और अपने बच्चों को पाल सके। मैं तो कितने लोगों को ऐसा भी जानता हूं कि इधर सिंध हुकूमत ने 20% ऐलान कर दिया कि बच्चों की आप फीस कम दे, लेकिन वो कह रहे हैं कि फीस क्या, खाने के पैसे नहीं है। तो कितने लोगों को बच्चों को स्कूलों से उठाने की नौबत भी आ चुकी हुई है। तो ये जब तक ये जो सेल्स टैक्स अच्छी चीज है, ये रिफॉर्म है, करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले वो दुकान तो खुल जाए जहां पे वो चीज ट्रेड होगी, वो ही नहीं खुल रही तो फिर फायदा इन सारी चीजों ये वो वाला मामला है जो आप कह रहे हैं कि निटी-ग्रिटीज में जाना शुरू हो गए हैं। जो बड़ी पिक्चर है, लार्जर पिक्चर है, उसको तो पहले सीधा करें, उसको तो पहले देखें। ये तो छोटे मामलात हैं, बाद में भी हो सकते हैं। एक और सवाल कि हुकूमत ने एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो अशियाए खुराक हैं उनकी बरामद पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ चावल एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो जो दूसरी अजनास पैदा करने वाले हैं, क्या ये उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत को जो है ना, ये जो ओवरनाइट पाबंदी लगा देना, पाबंदी खोल देना, ये चीज़ जेब नहीं देती। ये मुल्क में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। पहली बात तो ये कि दुनिया में, जैसे मैं चीन की मिसाल देता हूँ, वो हर चीज़ की जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं। वो गोश्त तक की भी जो है ना, हुकूमत अपने पास एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखता है कि कल को कोई बीमारी आए और जानवर मर जाए, तो हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व की सिचुएशन बना ले, चाहे उसमें आलू प्याज भी डाल दे। और उसके बाद जब उस हुकूमत को पता हो कि इतने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमारे पास हैं, उसके बाद ट्रेड की खुली इजाजत दी जाए। हमारे यहाँ जो है रातों रात फैसला होता है। ये तो चावल की भी अभी मैंने सुना है कि रज़ाक दाऊद साहब ने खुलवाई है, वरना चावल भी बैन कर दिया था। तो ये थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी है। जब तक आप इंसेंटिव नहीं देंगे फार्मर को एक्सपोर्ट करने का, तो वो काश क्यों करेगा। और इंसेंटिव दें कि आप ज्यादा ग्रो करें ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़े, मुल्क में चीजें सस्ती मिले। हम जो है ओवरनाइट पता नहीं हमें कौन आके ये सिखा देता है, और ये पॉलिसी जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से आज हम इतना पीछे रह गए। मुझे उम्मीद थी कि इस हुकूमत में पॉलिसी कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन इनका भी बहुत बड़ा इसमें फुकदान है। ये अभी पिछले महीने आपने देखा था पेट्रोल की दरामद पे पाबंदी लगा दी थी, एकदम खोली, तो अभी ये 1 तारीख हुई तो पेट्रोल पंप्स में डीजल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। तो दे नीड टू इंश्योर, एक अल्फाज होता है अंग्रेजी में बिजनेस कंटिन्यूएशन। बिजनेस कंटिन्यूएशन की जो है ना, हमारे मुल्क में पॉलिसी मेकर्स के पास सेंसेस ही नहीं है। वो बस जो है ना बंद कमरों में फैसला कर देते हैं, बाद में जब मार पड़ती है तो फिर उसको खोल देते हैं और फिर आगे पीछे इंक्वायरियों से भागते हैं। ये हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी बाकायदा। सही। एक और सवाल मैं इसी हवाले से कि ऑब्वियसली पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं खाम तेल की, उनमें इस्तेहकाम नहीं आ रहा, गिरावट है। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी कहा कि जो मुमकिन रिलीफ हो सकता था वो हमने दिया कीमतों में कमी करके, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी में आना चाहिए, क्या वो उतना आ रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे ही ये कीमतों में कमी का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ हमने देखा कि जी फलों सब्जियों जो एक आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। देखिए, पहली बात यह है ना कि विजन ही सही नहीं है। लॉकडाउन को अगर किया है तो वो बिल्कुल गैर मौसर लॉकडाउन है। खाने पीने की जो है एक आप ये देखें कि एक ज़रूरत है। हम सिंध की बात करते हैं कि सिंध में शाम 5 बजे तमाम दुकानें बंद हो जाती हैं। इस वक्त रोज़ा कराची में 7 बजे खुलता है। आप जो है 6-7 बजे लोग अपनी अफ्तारी की शॉपिंग ये करने के लिए जाते हैं, ताकि अब आपने 5 बजे बंद कर दिया तो दुकानों के पास टाइम ही नहीं होता, तो वो जो मंडी तक रिसाई है चीज़ों की वो नहीं हो पा रही। दूसरी तरफ आपने पेट्रोल की बात की, मेरी 1.5 महीने से गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ है और वो पेट्रोल वो ही नहीं खत्म हुआ। तो ये मेरे लिए पेट्रोल की कीमत आधी हो जाना कोई फायदा नहीं है। आम आदमी बसों में सफर करता है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद है तो उसको भी कहां से इसका फायदा होगा। तो ये सारी चीजें मैंने एज आई सेड के पेपर में है इस वक्त। ये सब कुछ जब खुलेगा तो उसके बाद सामने आएगा कि ये कितनी मौसर है और कितनी गैर मौसर है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम साहब हमसे बात कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बंद है तो उसको भी कहां से इसका फायदा होगा। तो ये सारी चीजें मैंने एज आई सेड के पेपर में है इस वक्त। ये सब कुछ जब खुलेगा तो उसके बाद सामने आएगा कि ये कितनी मौसर है और कितनी गैर मौसर है।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम साहब हमसे बात कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।